आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफर देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफर आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा, निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो। ये जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था। इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को यह पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छपसी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था, इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था। वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी।
चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप 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 हो जाओ, रात में उसका नाम मत लो, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है। मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहाँ पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने
अचानक से मयंक का गला दबोच लिया। उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे मगर काफ़ी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके, बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित, भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर
साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे यार, ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहाँ और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज़ जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग आवाज़ की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज़ आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज़ की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर उस आवाज़ का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुँचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहाँ पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता। और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज़ किसकी थी। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं।
हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।